तो चलिए अब एक एक कर तमाम अहम खबरें आपको बारी बारी से विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले खबर दिखाएंगे दिल्ली के एक स्कूल से जुड़ी हुई। आपको हम बताएं कि रोहिणी में मौजूद है डीपीएस नाम का एक स्कूल, जिसको झटका देते हुए दिल्ली शिक्षा विभाग ने इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। आरोप है कि स्कूल फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिसके चलते स्कूल के खिलाफ यह कार्रवाई दिल्ली शिक्षा विभाग ने की है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ओर से कहा गया है कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले इजाजत लेनी होगी, क्योंकि यह स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है। आपको बता दें कि जो स्कूल डीडीए की जमीन पर बना होता है, उन्हें रियायती दरों पर जमीन दी जाती है, लेकिन डीपीएस स्कूल ने ऐसा कुछ नहीं किया। स्कूल की मान्यता रद्द होने से मौजूदा सत्र में छात्रों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-2024 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना कर दिया गया है। फीस बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन की यह आग कुछ महीनों पहले भड़की थी। तब हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर बड़ी संख्या में छात्रों के माता-पिता ने रोहिणी के दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इन पोस्टरों में लिखे स्लोगन से स्कूल के खिलाफ इनकी नाराजगी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि फीस बढ़ोतरी से जुड़ी उनकी चिंताओं को स्कूल प्रबंधन ने गंभीरता से नहीं लिया और मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर दी, जिसकी वजह से उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 साल में 70% जो फीस बढ़ा दी गई है विदाउट अप्रूवल, 2019-20 तक की फीस रिजेक्टेड है। जब तक अप्रूवल नहीं मिलता आप हमसे वो फीस नहीं मांग सकते। अलग पेरेंट को इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि आप अपनी फीस दो, नहीं तो आपके बच्चे के साथ फलां चीज कर देंगे। तो ये धीरे धीरे जो इनकी एक्टिविटी है हरासमेंट स्टार्ट हो गया है। प्रिंसिपल से बहुत बार मिलने की कोशिश की है और उनका हमेशा एक ही जवाब होता है कि जो भी सोसाइटी का निर्णय होगा हम वो करेंगे। वो मतलब कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इनकी इसी नाराजगी को अब दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने गंभीरता से लिया और फीस बढ़ोतरी की शिकायतों पर डीपीएस को एक नोटिस भी जारी किया था। मगर कहा जा रहा है कि स्कूल की तरफ से इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अब शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के इस आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर छात्रों के माता-पिता ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है तो डीपीएस को वो बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी। दरअसल यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया है, इसमें साफ तौर से इस बात का निर्देश दिया गया है कि स्कूल को जितने भी पेरेंट्स से बड़ी हुई फीस ली गई है, उस फीस को तो सबसे पहले लौटाना होगा। और दूसरी बड़ी बात ये भी कही गई है कि डीपीएस स्कूल को जब भी जरूरी दस्तावेज, अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारियां और इस संबंधित फैसले से जुड़ी हुई हर एक पहलू को सरकार के सामने पेश करना होगा। जाहिर सी बात है कि स्कूल के सामने कोर्ट जाने का एक दरवाजा तो खुला ही हुआ है, लेकिन हाँ, जो मुश्किलें हैं वो डीपीएस स्कूल की कम नहीं होंगी। उन्हें हर तरह की जांच से भी गुजरना होगा और उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा जो सीधे तौर पर स्कूल के बच्चों और पेरेंट्स से जुड़ी हुई हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। दरअसल रोहिणी का दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की आवंटित जमीन पर बना है और नियमों के मुताबिक सरकारी जमीन पर बने स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से पहले सरकार से इजाजत लेना जरूरी है, जो कि डीपीएस रोहिणी ने नहीं किया था। इसी वजह से उसे इस कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द करने के पीछे जो वजह है वो सीधे पेरेंट्स से जुड़ी हुई है। दरअसल जो डीपीएस स्कूल है वो डीडीए की जमीन पर बना हुआ है और अगर स्कूल किसी भी तरह की फीस में बढ़ोतरी करता है तो इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को देनी होती है। लेकिन इस नियम का उल्लंघन बार बार पाया गया और यही एक बड़ी वजह थी कि डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द करने के बारे में दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग को सोचना पड़ा। मगर राहत की बात यह है कि स्कूल के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का असर मौजूदा सत्र के छात्रों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2022-2023 सेशन पूरा होने तक स्कूल सामान्य रूप से चल सकेगा। हालांकि इस बीच या फिर नए सत्र में इस स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं होगा और स्कूल को बंद करना होगा।
दिल्ली से पंकज जैन के साथ राजेश खत्री, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह सवाल उठता है कि रोहिणी डीपीएस के छात्रों और स्टाफ का क्या होगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज जैन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा वक्त में जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो साफ तौर से डीपीएस स्कूल को ये निर्देश दिए गए हैं कि साल 2022 और 23 तक जिन बच्चों का सेशन है उनकी पढ़ाई तो बरकरार रहेगी, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये सेशन खत्म होगा उसके बाद इन सभी स्कूली बच्चों को नजदीकी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में शिफ्ट करना होगा और इसके लिए बाकायदा पेरेंट्स से अनुमति ली जाएगी। दूसरी बड़ी बात जो आदेश में कही गई है कि साल 2023 यानी कि अगले साल डीपीएस स्कूल रोहिणी किसी भी तरह के नए एडमिशन को एंट्री कराने के लिए बाध्य होगा, यानी कि डीपीएस स्कूल रोहिणी कोई भी नया एडमिशन साल 2023-24 के लिए नहीं ले पाएगा। और तीसरी बड़ी बात आदेश में कही गई है कि जो तमाम टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें डीपीएस सोसाइटी रूल के तहत दिल्ली के किसी भी डीपीएस स्कूल में शिफ्ट करना होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ना सिर्फ पेरेंट्स का ध्यान रखा गया है बल्कि स्कूल में काम करने वाले स्टाफ का भी ध्यान रखा गया है और शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन देखना होगा कि इस फैसले से बाकी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो किस तरह का सबक लेते हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे के लिए। दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में जिनके भी बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूलों की मनमानी से जरूर परेशान होंगे। ऐसे मौके जरूर आते होंगे जब सैकड़ों हजारों अभिभावकों के मन में यह सवाल उठता होगा कि राज्य सरकारें फीस बढ़ोतरी को लेकर कोई सख्त नियम या कानून क्यों नहीं बनाती ताकि पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके और फीस बढ़ाने के नाम पर बरसों से चली आ रही लूट पर विराम लगे। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में पब्लिक स्कूलों के इस मनमाने अंदाज के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों का नतीजा कम ही देखने को मिला है। लेकिन शिक्षा विभाग ने, दिल्ली के शिक्षा विभाग ने रोहिणी इलाके में मौजूद डीपीएस स्कूल पर जिस तरह की कार्रवाई की है वो एक नजीर बन सकती है। दूसरे प्राइवेट स्कूलों के लिए एक सबक की तरह यह फैसला हो सकता है, खासकर उन स्कूलों के लिए जो डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर खड़े हैं या डीडीए ने जिनको जमीन अलॉट की थी। अपने आदेश में भी दिल्ली के शिक्षा विभाग के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने उसी नियम का हवाला दिया है जो दिल्ली हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले के बाद अस्तित्व में आया था। अब आपको बताते हैं इस पूरे के पूरे फैसले को लेकर डिटेल्स क्या क्या हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 2016 यानी करीब 6 साल पहले स्कूलों की तरफ से मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए की तरफ से अलॉट की गई जमीनों पर प्राइवेट स्कूलों के लिए एक आदेश सुनाया था। अब उस आदेश के मुताबिक डीडीए की जमीन पर बने निजी स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते और अगर फीस बढ़ोतरी से जुड़ा कोई फैसला वो लेते हैं तो शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना यह संभव नहीं होगा। मतलब उन्हें शिक्षा विभाग से अनुमति जरूर लेनी होगी, ये कानून के तहत है। लेकिन दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 24 में मौजूद डीपीएस ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले की अनदेखी करते हुए फीस बढ़ा दी। इस फैसले के खिलाफ कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया, जिसके बाद दिल्ली के शिक्षा विभाग की तरफ से डीपीएस सोसाइटी के इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डीपीएस स्कूल की इस ब्रांच से उन अभिभावकों के पैसे लौटाने के लिए भी कहा गया है जिनसे नई फीस वसूली की गई थी। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक इस डीपीएस स्कूल को अपने यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों की अनुमति से पास के स्कूल में ट्रांसफर भी करना होगा। इसके साथ ही डीपीएस का प्रबंधन देखने वाली डीपीएस सोसाइटी से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ यानी शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों को किसी और ब्रांच में भेजने का निर्देश सुनाया गया है। यानी कि सबके हितों का ध्यान यहां पर रखने की कोशिश की गई है दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से। दिल्ली शिक्षा विभाग का यह फैसला ऐसे निजी स्कूलों के लिए सबक है
जो मनमाने ढंग से जब चाहे फीस बढ़ाते हैं और पेरेंट्स को फीस देने पर मजबूर करते हैं, उनसे मोटी फीस वसूलते हैं। दिल्ली में दो तरह के निजी स्कूल हैं। पहले वो जो सरकारी जमीन पर बने हैं और दूसरे वो जो प्राइवेट जमीन पर खड़े हैं। इनमें डीडीए की जमीन पर बने सभी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से इजाजत लेनी होती है। ये कानून है। दिल्ली में ऐसे करीब 400 स्कूल हैं जो डीडीए की जमीन पर यानी सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, जबकि प्राइवेट जमीनों पर बने पब्लिक स्कूलों के लिए भी दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स का नियम 17-3 लागू होता है। उस नियम के मुताबिक किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी में प्रस्ताव पारित करना होता है और शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है। यानी यहां भी एक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। मन में जब आया तब वो फीस नहीं बढ़ा सकते, जिसके बाद शिक्षा विभाग को अगर लगता है कि बेवजह फीस बढ़ाई जा रही है तो वो उसे रोक सकता है, यानी कि उनके प्रस्ताव को नामंजूर कर सकता है। तो ये तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं केवल इसलिए ताकि पेरेंट्स को स्कूलों की मनमानी ना झेलनी पड़े। लेकिन डीडीए की तरफ से अलॉट की गई जमीन पर बने डीपीएस रोहिणी ने शिक्षा विभाग की तरफ से बने किसी भी नियम का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मान्यता रद्द हो गई। तो इस खबर के बाद अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का। हालांकि जिन कमियों के कारण इस स्कूल की मान्यता रद्द की गई है, अगर स्कूल उन कमियों को दूर कर लेता है तो स्कूल की मान्यता बहाल की जा सकती है, मगर शिक्षा निदेशालय के मुताबिक कमियां दूर न करने तक स्कूल की मान्यता रद्द रहेगी। यानी स्कूल के पास विकल्प अभी खुला है कि वो जो बढ़ी हुई फीस है उसको वापस कर दे और स्कूल की मान्यता फिर से बहाल कर दी जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा कदम नहीं उठाया जाता तब तक यह फैसला लागू रहेगा। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। आज से करीब 35 साल पहले 1987 में देश को पहली ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी पैसे निकालने के लिए एक मशीन मिली, जिसने बैंक में जाने, लाइन में खड़े होने की परेशानियों को खत्म कर दिया। मशीन में कार्ड डालकर कोड दर्ज करते ही करेंसी नोट बाहर आने लगे और अब कुछ वैसे ही कार्ड डालते ही चमकते सोने के सिक्के बाहर निकलेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये डिजिटल इंडिया है। यहां मशीन से बस पैसा ही नहीं बल्कि गोल्ड भी निकलने लगा है। गुड न्यूज है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन से सोना निकलने के सपने को भारत ने साकार कर दिखाया है। हैदराबाद की कंपनी ने देश को पहला गोल्ड एटीएम दे दिया है। यानी अब तक एटीएम से केवल पैसे निकाल सकते थे, लेकिन अब सोना भी निकालने का विकल्प है। और खास बात यह है कि ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। सोना निकालने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। बाजार के खुलने का इंतजार नहीं करना होगा, न ही गोल्ड खरीदने के लिए दूर दराज जाने की जरूरत होगी। बस पास के गोल्ड एटीएम में डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालने से सोने के सिक्के बाहर आ जाएंगे। यानी बैंक से पैसा कटने के बाद गोल्ड का सिक्का आपके हाथों में होगा। The important feature of this gold ATM is that the prices are updated live. गोल्ड एटीएम से निकलने वाले सोने की कीमत बाजार की लाइव कीमतों के आधार पर अपडेट की जाएंगी। यानी इससे बाजार भाव के मुताबिक ही सोना निकाला जा सकता है। सोना निकालने का ये बेहद आसान तरीका है। मैं इधर गोल्ड खरीदने आया, ये एटीएम न्यूज़पेपर में न्यूज सुनकर आया, एक्सपीरियंस के लिए आए थे। हम ये अभी 2 ग्राम गोल्ड लिए थे। इसमें हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये रेट्स उधर इधर पूछने के बजाय इधर एक रेट फिक्स करके, गवर्नमेंट रेट फिक्स करके रखे है और एटीएम भी बहुत इजी है। हैदराबाद की गोल्ड सिक्का कंपनी का गोल्ड एटीएम खोलने के पीछे मकसद सोने में इन्वेस्टमेंट को और आसान बनाना है। कंपनी के मुताबिक गोल्ड में निवेश अब सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने जितना आसान हो जाएगा। फिलहाल इस एटीएम से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीदे जा सकते हैं। इसमें 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के सोने के सिक्के निकालने का विकल्प दिया गया है। इसमें सोने की कीमतों के लाइव अपडेट भी मिलेंगे और करंट मार्केट प्राइस के आधार पर ही सोने के सिक्के मिलेंगे। यहाँ पर गोल्ड परचेज किया है
तो उनसे बात करते हैं कि हाँ इंग्लिश हाँ या तो आप बताइए कि क्या यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन किया है और क्या 1 ग्राम का लिए है अभी। सो अभी तो पहले आए थे हम लोग, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये तो अच्छा है। कहीं को बोले तो अभी तो बाहर शॉप में जाना बोले तो 1 ग्राम लेना और गांव के अंदर लेना बोले तो मुश्किल है, वो लोग भी वैसा देख लेते। सो इसलिए हम लोग ये तो अच्छा है 1 ग्राम लेने 2 ग्राम लेने के लिए ये तो अच्छा है। हम लोग तो 1 ग्राम लिए ट्राई करने के लिए। तो आपने कोई स्पेसिफिकेशन देखा है कि क्वालिटी गोल्ड का कैसा होना चाहिए, प्राइसिंग जो इसका है क्या सेटिस्फैक्ट्री है? हाँ वो तो है, सेटिस्फैक्शन है भाई। तो क्वालिटी के बारे में बताइए, आपने क्या क्वालिटी सेलेक्ट किया था, कैसी क्वालिटी में? इसमें दिखा रहे ना 999 पोस्ट गोल्ड के। तो कैसा, आप क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था? ये तो अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। ये गोल्ड एटीएम भी आम एटीएम की तरह ही काम करता है, जिसके लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत होती है। Machines basically dispense the gold coins from 0.5 grams to 100 grams. Total 8 combinations are there, and all the people of whatever be the class, instead of going to jewelry showrooms, they can come here directly and they can get the coins here. इस एटीएम में 5 किलो तक का सोना स्टोर करने की कैपेसिटी है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए होगी। ऐसे में इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। मशीन की सुरक्षा को लेकर कंपनी ने मशीन में इनबिल्ट कैमरे की व्यवस्था की है। साथ ही मशीन में अलार्म सिस्टम भी लगाया है, जो एटीएम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने पर बजने लगेगा। इसके अलावा बाहरी सीसीटीवी कैमरे जैसे सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। अभी केवल हैदराबाद में पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। इसके बाद पेदापल्ली, वारंगल और करीमनगर में गोल्ड एटीएम खोलने की योजना है। इतना ही नहीं, कंपनी का दावा है कि आने वाले 2 से 3 साल में गोल्ड एटीएम का जाल पूरे देश में फैलाया जाएगा। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश में पहली बार है जब एटीएम से सोना निकल रहा है। आज से 12 साल पहले यानी साल 2010 में दुबई में गोल्ड एटीएम की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले साल 2010 में अबू धाबी में एमिरेट्स पैलेस होटल की लॉबी में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया था। इस एटीएम में लोग सोने के सिक्के निकाल सकते थे। 2010 से लेकर अब तक दुबई में कई ऐसे एटीएम लग चुके हैं, जिसमें से गोल्ड बार यानी सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के भी निकाल सकते हैं। दुबई में भी ग्राहकों को 24 कैरेट के गोल्ड कॉइन और गोल्ड के बिस्किट के कई ऑप्शन मिलते हैं। दुबई में खुलने के बाद लोगों को जर्मनी और अमेरिका में भी गोल्ड एटीएम का विकल्प मिला और अब भारत में भी गोल्ड एटीएम की शुरुआत हो गई है। मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देश में होने वाले गोल्ड एक्सचेंज पर नजर बनाए रखती है। गोल्ड एटीएम से जारी गोल्ड सिक्के भी यहीं से होकर गुजरेंगे। हैदराबाद में शुरू हुए गोल्ड एटीएम की टेक्नोलॉजी के पीछे ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का हाथ है। इसमें खास बात यह है कि इसमें कंपनी ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा प्रीपेड और पोस्टपेड स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल ग्राहक सोने के सिक्के खरीदने के लिए कर सकते हैं। गोल्ड एटीएम से जुड़े सवालों पर हमने कंपनी से जुड़े लोगों से बातचीत की है। कुछ और डिटेल्स जानते हैं, आइए उनसे ही। एनी टाइम मनी एटीएम की तरह अभी एनी टाइम गोल्ड का ऑप्शन भारत में पहली बार गोल्ड सिक्का नामक कंपनी भारत के ग्राहकों के लिए लेकर आई है। ये कंपनी हैदराबाद में प्रस्तुत है। आज यहाँ पर जो इसका लॉन्च हुआ है, ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से होता है, जहां पर गोल्ड डिस्पेंस होता है। गोल्ड यानी 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम्स तक का गोल्ड यहां पर ग्राहक खरीद सकते हैं। बस एक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के प्रोसेस में ये गोल्ड की खरीदारी हो सकती है। 24 कैरेट से लेकर 22 कैरेट गोल्ड तक आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर लोग ग्राहक आ रहे हैं और इस मशीन से अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड को लेकर ग्राहक जो है गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करके और जानकारी लेते हैं इस ट्रांजैक्शन, इस गोल्ड एटीएम या एनी टाइम गोल्ड मशीन जो गोल्ड सिक्का कंपनी लाई है, उनकी ओर से रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं। सर, इस मशीन के बारे में बताइए। ये एनी टाइम गोल्ड जो डिस्पेंस होती है, क्या प्रोसेस है इसका और कैसा मार्केट में इसका लॉन्च हुआ?
एनी टाइम गोल्ड पहली बार अपने भारत में और दुनिया में रियल टाइम गोल्ड एटीएम के नाम से लॉन्च किया गया है दिसंबर 3 को। एंड ये अपने गोल्ड सिक्का कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है। एंड इसका जो भी टेक्निकल पार्टनरशिप है वो ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद स्टार्टअप बेस्ड कंपनी उनको दिया गया है ये प्रोजेक्ट। एंड हमारे एटीएम मशीन में 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक गोल्ड वाया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के साथ किया जा सकता है। अगर हम देखें तो ये पहली बार दुनिया में ऐसा मेजर लिया गया है। 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक, जैसे आपने बताया है, गोल्ड यहाँ पर डिस्पेंस हो सकता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन बताइए, इसका जो क्वालिटी गोल्ड का मिलता है, जैसे आम दुकानों में लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं गोल्ड की खरीदारी को लेकर, तो यहाँ पर कैसे लोगों को फैसिलिटी मिले? तो हमारे गोल्ड एटीएम मशीन से जो भी निकल रहा है गोल्ड, वो 24 कैरेट 999 प्योरिटी है। एंड जो भी कार्ड वेंड होता है वो वेंडिंग मशीन कार्ड के पीछे सर्टिफिकेशन नंबर दिया जाता है एंड वो अपने इनवॉइस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है। तो खास करके जब हम ऐसे बात करते हैं इस गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन की, तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? इस पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, खास करके सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो इसको डील करने के लिए कंपनी की ओर से क्या मेजर्स लिए गए? तो पहली बात हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। हमारा एटीएम मशीन में एक इनबिल्ट कैमरा प्लेस्ड किया गया है एंड इनबिल्ट अलार्म सिस्टम प्लेस्ड किया गया है। एंड जहां पे हम अपना पहला एटीएम मशीन लॉन्च किए हैं, जो अपना अशोका रघुपति चेंबर्स, जो हमारा ऑफिस है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे हम अपना पहला एटीएम मशीन लगाया है। तो जहां एटीएम मशीन रखे हुए वहां पे 3 सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, जिसका लाइव फीड हमारे ऑफिस में एंड नियर बाय लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, वो तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी है। और खबरों के इस सफर में अब बात 1971 के लोंगोवाला युद्ध की। जैसलमेर की सरजमीन पर पाकिस्तान के साथ लड़े गए इस युद्ध में मिली जीत के 51 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए इस युद्ध की 51वीं वर्षगांठ को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर राजस्थान के जैसलमेर से लेकर पंजाब के गुरदासपुर तक शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर जैसलमेर में भारतीय सेना की डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल टीम और मार्शल आर्ट टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। सभी से निवेदन है, तालियों की गड़गड़ाहट से सैनिक जीता है तो पेश है आपके आगे जय जय। हर भारतीय को गौरवान्वित कर देने वाली ये तस्वीरें आई हैं वीरों की धरती राजस्थान के जैसलमेर से, जहां लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सेना के जवानों ने जमीन से लेकर आसमान तक अपने अदम्य साहस और शौर्य से देखने वालों को रोमांचित कर दिया। इंसानियत के उजाले हैं। हालांकि पहले 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों को लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सेना के जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज स्टंट पेश किए, जिनमें भारतीय सेना की डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल टीम के स्टंट को देखकर कार्यक्रम में आए लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इसी तरह जब पैराट्रूपर्स के एक दल ने सेना के हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप का प्रदर्शन किया, तो इन पैराट्रूपर्स को देखकर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। इसके अलावा तलवारबाजी, मलखंभ, मार्शल आर्ट टीम और सेना के बैंड ने भी अपने हुनर से देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1971 वॉर की जो हमारा जीत के दिवस पर आज जो पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, कोर कमांडर जनरल कपूर और हमारे यहाँ जनरल पॉल, दोनों का ही मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस पराक्रम दिवस को लोकल जनता के लिए भी खोला और सभी को आकर के ये देखने का मौका मिला और हमारे लिए पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व का दिन है। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के चलते लोंगेवाला पोस्ट पर हमला बोल दिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोंगेवाला से लगती सीमा पर भले ही भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी, मगर उनके हौसले किसी दुश्मन को पस्त करने के लिए बहुत ज्यादा थे। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 जवान ही वहां पर तैनात थे और उनके पास पाकिस्तानी सेना से निपटने के हथियार भी सीमित थे। मगर सीमित हथियारों के बावजूद जांबाज सैनिकों ने पाक फौज को करारा जवाब दिया।
इस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई और उसने दुश्मन पर कहर बरपाते हुए उनके सैकड़ों टैंक रेगिस्तान में नस्तनाबूद कर दिए। आज भी लोंगेवाला में इस युद्ध के निशान भारतीय जांबाजों की वीरता की कहानी कहते हैं। जांबाजों के इसी बलिदान को पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में आए लोगों ने भी याद किया। मुझे बहुत खुशी है कि मतलब गर्व होता है ये सब कुछ देख कर के आज भी वो जवानों में आज भी उस जैसा जोश है, सब कुछ उसी तरह है आज भी उस जवानों में जो पहले था वो आज भी है। मैंने पहली बार ये सब कुछ देखा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग हुई थी जिसे बैटल ऑफ डेरा बाबा नानक कहा जाता है। इस जंग में भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने रावी नदी के किनारे दुश्मनों के गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया था। 1971 में लड़ी गई इस लड़ाई को सेना हर साल डेरा बाबा नानक दिवस के रूप में मनाती है। इस बार भी इस मौके पर पंजाब के गुरदासपुर में वॉर मेमोरियल पहुंचे सेना के अधिकारियों ने देश के खातिर बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। 5 और 6 तारीख को DBN डे मनाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिससे कि हम 1971 में जो हमारे यहाँ पर बहादुर जवानों ने और हमारी फौज ने लड़ाई लड़ी थी और बहुत ही बहादुरी से काम किया था, उसको याद करते हैं। जो हमारे शहीद हुए थे उस लड़ाई में, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1947 के बाद से पाकिस्तान भारत से अब तक 4 बार जंग लड़ चुका है और उसे चारों ही बार मुंह की खानी पड़ी है। इन्हीं में 1971 की जंग भी शामिल है, जिसमें मिली जीत की विजयी गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ गुरदासपुर से विशंभर बिट्टू, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लोंगेवाला युद्ध के हीरो हवलदार बलवान सिंह से मिलवाते हैं, जिन्होंने पराक्रम दिवस के मौके पर लोंगेवाला युद्ध की यादें मीडिया के साथ साझा की। 4-5 दिसंबर को लड़ाई लगी, लोंगेवाला पोस्ट में पाकिस्तान का अटैक हुआ और 44-45 टैंक थे। हम 120 आदमी थे वहां पर। हम सारी रात लड़ते रहे। करीब हमारे को 12-1 बजे ऑर्डर मिला, मोर्चे के ऊपर बैठे, जाके अपने मोर्चे संभालो, हथियार ले जाओ। हथियार लाके मोर्चे में अपने पोजीशन लिया और बॉर्डर वहाँ से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर से फायरिंग आती रही आर्टिलरी की। हमारा एक कैप्टन धर्मवीर साहब आगे गया था पेट्रोलिंग के, उसने मैसेज दिया कि आग के ऊपर अटैक आ गया है, आप संभालो, आप पीछे से सपोर्ट मंगाओ, आर्टिलरी मंगाओ और टैंक मंगाओ, आर्मी मंगाओ, एयरफोर्स मंगाओ। और हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम, सिर्फ 2 RCL की गोले थे। और राजस्थान की मशहूरी लोंगेवाला पोस्ट में जो लड़ाई है उसकी बहुत मशहूरी हुई है, दुनिया में हुई है, वर्ल्ड में हुई है। 1971 की जंग में सेना के मोर्चा संभालने से पहले लोंगेवाला पोस्ट की जिम्मेदारी BSF के पास थी। BSF की इसी टुकड़ी में लांस नायक भैरव सिंह भी शामिल रहे, जिन्होंने युद्ध में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपने अदम्य पराक्रम का परिचय दिया। इसी वजह से सरकार ने उन्हें सेना मेडल से सम्मानित भी किया। हमारे सहयोगी से बातचीत में भैरव सिंह ने भारतीय सेना के साहस की गौरव गाथा सुनाई। वहाँ पर शाम को करीबन सोए जब तक तो कोई उल्ला नहीं था साहब। फिर रात के अंदर वहाँ से आवाज़ आने लगी और आगे एक पेट्रोलिंग गई हुई थी। 23 पंजाब की धर्मवीर सिंह था साथ में। उन्होंने पीछे मैसेज दिया कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है भारी तादाद में और आप साथ में रहना। तो फिर वो सुबह टाइम करीबन 4 बजे आकर के पाकिस्तान वालों ने पोस्ट को घेरा। पीछे आगे तार के पीछे लगी हुई थी पट्टी और माइन लगे हुए थे। माइन से आगे आने की हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। मैं टैंक वालों को पता चल गया कि यहाँ माइन लगे हुए हैं और हम आमने सामने फायर करते रहे। उधर से भी फायर आते रहे, हमने भी फायर किए। उधर से आर्टिलरी ने फायर खोले, हमारे BOP को काफ़ी तोड़ फोड़ किया। और उसके बाद सुबह अंधेरा सामना होने पर रेकी जहाज आया। रेकी जहाज ने कहा कि चौकी के अंदर अभी आमने सामने फायरिंग हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट भेजो। उसके बाद में 2 एयर आई, 2 चक्कर लगाए ऊपर। तीसरे राउंड में उन्होंने फायर शुरू किए बम्बार्डमेंट। उनके बाद में टैंकों को तोड़ फोड़ होने लगी और पाकिस्तान की फौज में भगदड़ मच गई। अब जरा हवाई सैर भी कर लेते हैं।
आपको दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान दिखाते हैं। ये विमान इतना बड़ा है कि सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। एयरबस बेलुगा नाम के इस विमान का इस्तेमाल भारी भरकम उपकरणों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। यही नहीं, इस विमान की और भी कई खूबियां हैं। देखिए तमाम खूबियां इस रिपोर्ट में। यह है आसमान में उड़ता हुआ अजूबा, व्हेल जैसी शक्ल और व्हेल जैसा ही विशाल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान एयरबस बेलुगा। सोमवार को आसमान का यह बाहुबली हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेहमान बना। इस हवाई अजूबे को आसमान में उड़ता देख आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। शक्ल, सूरत और आकार में ये दूसरे विमानों से बिल्कुल अलग है। इसका डिजाइन बेलुगा व्हेल से प्रेरित है और इसी वजह से इसका नाम भी एयरबस बेलुगा रखा गया। बेलुगा व्हेल का सिर भी दूसरे व्हेल के मुकाबले काफी ऊंचा होता है। इस विमान की छत भी दूसरे विमानों के मुकाबले काफी ऊंची है। खास बात यह है कि यह छत भी सामने की तरफ से खुल जाती है। एयरबस बेलुगा का इस्तेमाल विशालकाय उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। एयरबस बेलुगा से पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन का खिताब एंटोनोव 225 को हासिल था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले के दौरान एंटोनोव 225 विमान नष्ट हो गया। अब एयरबस बेलुगा ही दुनिया का सबसे विशाल विमान बन गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी की निगाहें एयरबस बेलुगा पर ही टिकी हैं, क्योंकि एविएशन की दुनिया में यह आधुनिक तकनीक की कामयाबी की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने इस विशालकाय कार्गो जहाज को। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग कर देते हैं, विस्तार से आपको इसके बारे में बताते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि एयरबस कंपनी का बेलुगा विमान किसी भारतीय एयरपोर्ट पर उतरा है, बल्कि 23 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट, 20 नवंबर को कोलकाता एयरपोर्ट और 11 जुलाई को चेन्नई एयरपोर्ट पर भी यह विशालकाय कार्गो विमान अपनी लैंडिंग कर चुका है। और हर बार विमान को पहली नजर में देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। किसी के भी अचंभित रह जाने की वजह इसका आकार है, जो बेहद विशाल है, जो समंदर की रानी व्हेल की तरह है। इसकी बनावट भी सुपर ट्रांसपोर्टर के कई गुणों में से एक है। यह विमान अपने बड़े आकार के कारण न केवल हवाई यात्रियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनता है, बल्कि अपने आप में अनूठा भी है। इसका डिजाइन भी कुछ ऐसा है। बाकी एयरबस के मुकाबले बड़े आकार वाले इस एयरबस का नाम बुलेगा व्हेल के नाम पर ही रखा गया है। एयरबस कंपनी ने 13 सितंबर 1994 को पहली बार आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले बेलुगा जैसे सिर्फ 5 विमान बनाए हैं, जिनका निर्माण साल 1992 से 1999 के बीच हुआ। इतना बड़ा विमान होने के बावजूद इसको उड़ाने के लिए आपको हम बता दें सिर्फ 2 लोगों के क्रू की जरूरत पड़ती है, जिसमें 2 पायलट ही शामिल होते हैं। जब एयरबस बेलुगा पूरी तरह खाली रहता है तब इसका वजन 86,500 किलो होता है। खाली विमान का वजन आपको बता रहे हैं हम। इसमें एक बार में 23,860 लीटर ईंधन आ सकता है। एयरबस बेलुगा अपने अंदर 40,700 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। बेलुगा एयरबस की अधिकतम गति 864 किलोमीटर प्रति घंटा है। खुद इतना भारी भरकम, उस पर ईंधन का बोझ और उस पर सामान का बोझ, और उसके बावजूद भी 864 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वास्तव में अचंभित करने वाली है। एयरबेस के इस अनोखे विमान को एक बार में अधिकतम 27,779 किलोमीटर तक उड़ान ये भर सकता है।
तब इसकी अधिकतम ऊंचाई 35,000 फीट तक रह सकती है। इतने बड़े कार्गो और भारी भरकम विमान को उड़ने की ताकत 2 जनरल इलेक्ट्रिक CF6-80C टर्बोफैन इंजन से मिलती है। हर इंजन 257 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, यानी बेहद पावरफुल इंजन इस विमान में लगे हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान में शामिल बेलुगा की लंबाई 184.3 फीट है और ऊंचाई 56.7 फीट है। जून 2097 में बेलुगा एयरबस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। तब यह विमान एक व्यापारिक जहाज के केमिकल टैंकर को एक जगह से दूसरी जगह ले गया था। फरवरी 2003 में बेलुगा एयरबस लगातार 25 घंटे की उड़ान भर चुका है। तब उसने 2 NH-90 हेलीकॉप्टर और एक यूरोकॉप्टर टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर को फ्रांस के मार्सिले से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न तक पहुंचाया था। साल 2004 में आई सुनामी और साल 2005 में तूफान कटरीना जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव के काम में भी इससे काफी मदद मिली थी। ये इकलौता ऐसा विमान है जो अब तक कई देशों के सैटेलाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा चुका है। अच्छी खबर, सच्ची खबर में इतना ही।